So our topic of discussion is transportation problem। यहाँ पर हमने सामने पीडीएफ भी रखा है, जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया था। ठीक है, सो दैट आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप समझ सकते हो। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। द सेम पीडीएफ वाज शेयर्ड इन द ग्रुप। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले ये एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है और फिर किस किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये एक टेबल है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे S1 लिखा है, S2 लिखा है, S3 लिखा है, D1 है। सपोज देर इज ए कंपनी विच हैज 3 प्रोडक्शन सेंटर्स विच आर सप्लाई सेंटर्स ऑल्सो। मान लीजिए ये 3 सप्लाई सेंटर्स है, S1, S2, S3। ठीक है, प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होगा तो उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद यहाँ से सप्लाई सेंटर्स माने प्रोडक्शन फैसिलिटी जो S1, S2, S3 है, यहाँ से उसको डिमांड सेंटर्स D1, D2, D3, D4, इन 4 जगहों पे उसको सप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई करेगा उसका ये कॉस्ट दिया हुआ है। इस तरह से जो कॉस्ट दिया हुआ है ये बताता है कि सप्लाई सेंटर, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रो है, सप्लाई सेंटर 1 से जो हम डिमांड सेंटर्स 1, 2, 3, 4 पे जो सप्लाई करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ये है। जैसे D1 को सप्लाई करने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट इज 19। डिमांड सेंटर 2 को सप्लाई करेंगे उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट इज 30, एंड सिमिलरली 50, 10, इस तरह से। ये यूनिट में है। यूनिट है मतलब इसका ये भी हो सकता है कि या तो इतना रुपीज हो या इतने 100 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ हो। ठीक है, इन हंड्रेड्स, मतलब ये जो 19 लिखा है इसका मतलब 1900 रुपीज, ये जो 30 लिखा है 30 100 रुपीज फॉर ईच प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सप्लाई सेंटर 1 टू डिमांड सेंटर 2। सिमिलरली फॉर ऑल, सपोज देर इज 20 हियर, इट मीन्स 20 100 रुपीज इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम सप्लाई सेंटर 3 टू डिमांड सेंटर 4। इस तरह से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सप्लाई सेंटर्स SI टू डिमांड सेंटर्स DJ। ओके, अब यहां पे लास्ट कॉलम में देखो, यहाँ सप्लाई वाले कॉलम में लिखा है 7, 9, 18, नीचे टोटल है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 7 is the total supply available at supply center S1. 9 is the total supply available at the supply center S2. Similarly, 18 is the total supply available at S3. ठीक है, इससे ज्यादा ये जो 7 है इसका मतलब यह है कि सप्लाई सेंटर S1 से 7 से ज्यादा हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी। अब नीचे वाले रो में देखो, डिमांड वाले रो में देखो, ये 5, 8, 7, 14 इस तरह से लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि डिमांड सेंटर D1 को टोटल 5 प्रोडक्ट्स चाहिए, चाहे वो S1 से मिले या S2 से मिले या S3 से मिले। सिमिलरली डिमांड सेंटर D2 को टोटल 8 प्रोडक्ट्स चाहिए, एंड सिमिलरली डिमांड सेंटर 3 को 7 चाहिए, D4 को 14 चाहिए। So these are the informations. On the basis of this information, क्या करना है, किस डिमांड सेंटर को कितना एलोकेट करना है, कितना सप्लाई करना है, ये पता नहीं। ये टोटल दिया हुआ है 7,
बट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो इसको कितना सप्लाई करेंगे सो पता नहीं है, इसको कितना सप्लाई करेंगे सो पता नहीं है, इसको कितना सप्लाई करेंगे सो पता नहीं है, इसको कितना सप्लाई करेंगे सो पता नहीं। ठीक है, ये पता नहीं है। लेकिन जितना भी सप्लाई करेंगे वो सब मिलाकर टोटल 7 हो। सो सपोज यहां पर देखो, मान लो यहां पर हमने सप्लाई किया डिमांड सेंटर 1 को, सप्लाई सेंटर 1 से X11। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, एंड सपोज वी सप्लाई X12 फ्रॉम S1 टू D2, X13 from S1 to D3, and X14 from S1 to D4. ठीक है, then sum of all these allocations X11 plus X12 plus X13 plus X14 should be equal to 7, and similarly for second row and for third row। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक जो मैंने आपको अभी तक जो बताया, ये जिसको जिसको समझ में आ रहा है हैंड्स रेज करो। ठीक है, गुड, हैंड्स डाउन। सिमिलरली सपोज डिमांड सेंटर D1 को आप सप्लाई करते हो, D1 को, D1 का टोटल हम देखते हैं। सो फर्स्ट सप्लाई सेंटर S1 से हमने X11 सप्लाई किया, S2 से हमने X21 सप्लाई किया, S3 से हमने X31 सप्लाई किया। So in this way, X11 plus X21 plus X31, इन तीनों को ऐड करने पर हमको आना चाहिए ये 5। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। फर्स्ट रो में फर्स्ट सफिक्स इज 1, सेकेंड रो में फर्स्ट सफिक्स इज 2, इट इज X22, X23, X24। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे X32, X33, X34, ये सब हमने एलोकेट किया। हमने माना कि इतना इतना हम सप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझना है, कोई जरूरी नहीं है कि X11 का वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव हो ही। ठीक है, इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। अगर कुछ भी एलोकेट नहीं करेंगे, कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे तो 0 होगा, कुछ सप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सौविक कुछ पूछना चाहता है क्या? सौविक मजुमदार, डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग? ओके, सो बताते समय अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो इसी तरह से हैंड्स रेज करना। जब भी कुछ पूछना होगा तो हैंड्स रेज करना, फिर मैं पूछूंगा, आप बताना कुछ। ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो आप सप्लाई करते हो, ये एलोकेट करते हो वहां। ठीक है, एलोकेट जो करेंगे तो इसका जो सिंबल है वो XIJ होगा। सिंबल क्या रहेगा? XIJ, XIJ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड, बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सप्लाई सेंटर I टू डिमांड सेंटर J। ठीक है, विच कैन बी आइदर 0 और पॉजिटिव, इट कांट बी निगेटिव। अगर हम कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे तो 0 होगा, सप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी XIJ का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन कभी नहीं होगा। सो इस तरह से इन सबको ऐड करोगे तो 7 आएगा, इस सबको ऐड करोगे तो 9 आएगा, इस सबको ऐड करोगे तो 18 आएगा, एंड कॉलम वाइज भी उसी तरह से ऐड करना। दीज आर द एलोकेशंस। व्हाट अबाउट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? अब यहां पे देखो, इफ वी allocate X11 to this cell, means this is
the total transportation from supply center S1 to demand center D1. So this is total allocation X11, and this is cost for each product being transported. So what is the total transportation cost here? This is 19X11. Similarly, total transportation cost in this cell is 30X12. Total transportation cost in this cell is 50X13, and similarly in all the cells. इतनी बात समझ में आ रही है? हैंड्स रेज करो। गुड। चलो, हैंड्स डाउन। अब आप समझिए कि अभी जो मैंने आपको बताया, वो जो सिचुएशन है दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेस पे बताया कि अगर हम इसको इतना एलोकेट करेंगे इस तरह से, इफ द एलोकेशन इज लाइक दिस, देन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इजिली, है ना। 19X11 30X12 प्लस 50X13, इन दिस वे सबको ऐड करेंगे और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। बट आवर ऑब्जेक्टिव इज अनदर थिंग। क्या है? ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कोई भी निकाल लेगा 9th-10th का स्टूडेंट, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द एलोकेशन इन सच ए वे दैट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी मिनिमम। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। यह है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी को यहां पे स्टडी करना है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यही स्टडी करना होता है, यही समझना होता है। पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग यही समझेंगे, ठीक है। यहां पर देखो, इसको हमने, इसको क्या किया गया है, मॉडल में प्रेजेंट किया गया। जो मैंने आपको अभी बताया उसी बात को यहां पर देखो। क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज एन एलपी मॉडल टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मॉडल फॉर्मुलेशन जैसा एलपीपी में हम लोग करते थे, तो इन द सेम वे, सपोज जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, एक्स आई जे द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फैसिलिटी आई टू वेयर हाउस, वेयर हाउस इज द डिमांड सेंटर, ठीक ना। ये सब मैंने आपको बताया। तो उसको हमने एक्स आई जे मान लिया। ये जो सब अलग अलग है, X11 X12 X13 X14, इन सब के बदले यहाँ पे लिख दिया एक्स आई जे। अगर I इज इक्वल टू 1 2 3, ये सप्लाई सेंटर S1 S2 S3, तो I इज 1 2 3, and J is 1 2 3 4, because this is demand center D1 D2 D3 D4. J varies from 1 to 4, 1 2 3 4. So this has been written here, J equal to 1 2 3 4. Clear? अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होगा, जो मैथमेटिकल मॉडल होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वो क्या होगा? जो पहले हम लोग करते थे उसी तरह से। चलो तो मैथमेटिकल मॉडलिंग जैसे हम लोग एलपीपी में शुरू में पढ़े थे, उसी तरह से यहां पर भी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इक्वल टू दिस, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 19X11 प्लस 30X12 50X13 इन दिस में, इन सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हर सेल में जितना जितना आ रहा है सबको हमने ऐड कर दिया। सो दिस इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहेंगे या मिनिमाइज करना चाहेंगे? अब मैं किसी से पूछ रहा हूं, देखता हूं कि वो अवेलेबल है या नहीं।
देव सरिता। यस सर। हाँ बोलो। हमें सर टोटल मिनिमम करोगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए या मैक्सिमाइज करना चाहिए? मिनिमाइज करना चाहिए सर। हाँ गुड, मिनिमाइज करना चाहिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइज जेड इक्वल टू दिस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर दो तरह के कांस्टेंट्स हैं, एक सप्लाई कांस्टेंट्स और दूसरा है डिमांड कांस्टेंट्स। सप्लाई कांस्टेंट्स क्या है ये पहले यहां पर समझ लो। यहां देखो, ये जो हमने x11 x12 x13 x14 जो हमने एलोकेट किया, तो शुरू में ही बता दिया था, सम ऑफ ऑल दीज एलोकेशंस शुड बी इक्वल टू 7। ये 7 दिया है ना, 7 से कम होगा ना 7 से ज्यादा होगा। सो x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 इक्वल टू 7। एंड सिमिलरली इन सेकेंड रो दिस इज 9 एंड इन द थर्ड रो इट इज 18। ये थ्री कांस्टेंट्स बनते हैं। थ्री रोज है, थ्री कांस्टेंट्स जो सप्लाई कांस्टेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू these थ्री सप्लाईज 7 9 18। समझ में आ रहा है? एंड सिमिलरली डिमांड कांस्टेंट, इसमें हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे, x11 x21 x31 इक्वल टू 5। देखो x11 x12 x13 14, डिमांड कांस्टेंट। ये सबको समझ में आ गया? ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो अब स्टार्ट होता है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब टू फाइंड द डिसीजन वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे रखा, x11 x12 x13 x14, इन दिस वे x21 x22 x23, इस तरह से xi जो भी xij है, all xij आर हियर डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ these डिसीजन वेरिएबल्स सच दैट वी कैन मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। यहां पर देखो, टोटल कितने वेरिएबल्स होना चाहिए इसमें। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर फाइंड करना होगा तो 4 × 3, टोटल 12 डिसीजन वेरिएबल्स यहां पे हैं। 12 डिसीजन वेरिएबल्स। टोटल कांस्टेंट्स कितने हैं? कांस्टेंट्स यहां पर देखो, 4 डिमांड कांस्टेंट्स एंड 3 सप्लाई कांस्टेंट्स, 7 कांस्टेंट्स। m प्लस n, हमेशा m प्लस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहां पे लिखा होगा। सो इसी प्रॉब्लम को, ये तो था एग्जाम्पल, इसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है। सो इसको यहाँ पे जनरलाइज कर दिया गया। यहाँ पर देखो जनरलाइज कर दिया गया, ये जनरलाइज हो गया। इफ द नंबर ऑफ रोज इज m, number of columns is n, then the total cost will be this, z इक्वल टू सिग्मा डबल सिग्मा, एक सिग्मा i के लिए, दूसरा सिग्मा j के लिए। i starts from 1 and goes to m, नंबर ऑफ रोज m है। j starts from 1 goes to n, नंबर ऑफ कॉलम्स n है। and cij, cost of transportation of each product being transported from supply center I to demand center j, and this is decision variable xij, allocation from supply center I to demand center j। इन सब को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और सारे आई जे के लिए ऐड कर देंगे। दिस इज सिग्मा नोटेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड सप्लाई कांस्टेंट, तो एक्स आई जे सबका सम ए आई होगा, सप्लाई सेंटर 1 से रहेगा, तो फर्स्ट रो में ये जिस तरह से पहले लिखा हुआ था वो जो जनरलाइज किया हुआ है, एक्स आई जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एन जे। सो दिस इज द जनरल
एलपी, जनरल जनरल मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर मतलब सॉल्यूशन जो आएगा, वो सॉल्यूशन आने का कुछ ना कुछ कंडीशन है। देयर इज ए कंडीशन, सर्टेन कंडीशन कॉल्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन यह है कि ये तो होना ही चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन यह है कि इससे ज्यादा चाहिए नहीं। तो necessary and sufficient condition for the existence of the feasible solution of transportation problem is total supply equal to total demand। यहां पर देखिए, टोटल सप्लाई 34, टोटल डिमांड 34, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ द टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड, द सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल। ठीक है। तो फिजिबिलिटी के लिए ये कंडीशन है, टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। इसको हम कहते हैं रीम कंडीशन, रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं, रीम कंडीशन भी कहते हैं। ये याद रखना है। और जो टेबल है वहां पे एग्जांपल था, ये जनरलाइज टेबल है, इसको देख लीजिएगा। अब जो समझना है आगे ये समझो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम उसका एलपी मॉडल लिख दो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उसका लिख दो। ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट, टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड द सेकेंड टू चेक द ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया। इफ इट इज नॉट ऑप्टिमल, देन इम्प्रूव टुवर्ड्स ऑप्टिमल। ठीक है। दो स्टेज है। फर्स्ट में इन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और सेकेंड में चेक करेंगे। अगर वो ऑप्टिमल नहीं है तो ऑप्टिमलिटी की तरफ ले जाएंगे, ऑप्टिमल है तो मच बेटर। ठीक है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये थ्री मेथड्स हैं। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको हम पेनाल्टी मेथड भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं मेनली, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड MODI, मोदी मेथड। मोदी मेथड हम लोग समझेंगे। ठीक है। इन तीनों मेथड्स में, ऐसे तो हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन इन तीनों मेथड्स में सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग मेथड है वो ये है। बिकॉज इस मेथड से जो हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब पहुंचता है। मतलब इसके बाद ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम में ही सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है। सो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज वेरी नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये जो दोनों मेथड्स है, ये इजी मेथड है, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के उतना ज्यादा करीब नहीं होगा। इसमें हमको दो तीन आइट्रेशन पर जाना पड़ सकता है। ठीक है। इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे, आप इसको पढ़ भी लेना, और हम लोग समझेंगे यहां पर अभी। ठीक है। अब समझना यह है कि अभी बज रहा है 3:09, 1 मिनट में ये सेशन ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए आप जो है दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 1 मिनट में ये खत्म होने वाला है। कुछ देर के लिए ज्वाइन करना, मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग अरेंज करेंगे। अब ये बताओ, अभी तक जो भी मैंने बताया है, जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड्स रेज करो। और ठीक है, वेरी गुड।